हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक शुरू करते हैं जो ज्योग्राफी का टॉपिक है और पर्यावरण के अंतर्गत आता है, तो जिसका नाम है जल। इसमें हम जलीय चक्र के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद जल का जो पृथ्वी पर वितरण है उसमें से कितना जल खारा जल है, कितना जल मीठा जल है, जो मानव के लिए उपयोगी है वह कितना जल उपलब्ध है और किस किस रूप में उपलब्ध है, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम महासागरीय तरंगों का अध्ययन करेंगे, सुनामी का अध्ययन करेंगे, महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे, ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होते हैं, ज्वार भाटा के उत्पन्न होने के कारणों को जानेंगे, उत्पन्न होने वाले बलों, किन बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के जो ज्वारीय बल हैं अर्थात जिनसे ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, उन बलों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से यह पाठ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। आप जो टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है उसको देखिए और एनालिसिस आप जब करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस प्रकार आप जुड़े रहें, धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, तो आप देखेंगे कि जब एग्ज़ाम होगा आपका एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं जल के टॉपिक से। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? इससे सिद्ध होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए वह जल गायब हो जाता है। फिर सेकंड पैरा में हम देखते हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। वही चीज़ बताता है कि गायब क्यों हुआ, तो उसका आंसर बताता है कि वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से एक जलीय चक्र कंप्लीट हो जाता है। जिस प्रकार से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलीय एवं धरातल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो ये लाइन आप नोट कर सकते हैं, जल चक्र किसे कहते हैं। तो इसका क्रम भी आ जाता है, या ये लाइन लिख देगा आपको, वो पूछ देगा कि यह क्या है, तो ये जलीय चक्र है या जल चक्र कहते हैं इसे। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप में बदलता रहता है, अर्थात महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता है। महासागरों से वाष्पीकरण होता है, वायुमंडल में संवहनी धाराओं के माध्यम से जाता है, वहाँ संघनन की क्रियाएं होती हैं। ठंडा होकर के जल बूंदों के रूप में या हिम के या सहिम वृष्टि के रूप में कहाँ गिरता है? धरती पर गिरता है, और धरती से पुनः महासागरों में पहुँच जाता है बहता हुआ जल। तो इस प्रकार से महासागर से शुरू हुआ और महासागर में आकर खत्म हुआ। इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण होता है, इसी कारण इसे जलीय चक्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक कोड दिया गया है, शब्दावली थलशाला किसे कहते हैं? ये डायरेक्ट शब्दावलियाँ पूछ दी जाती हैं। वो लिख देगा कि यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता किस नाम से जाना जाता है? तो घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता थलशाला के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। अब हम बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता रहा। थलशाला जो अभी बताया गया कि कृत्रिम रूप से था, तो उसी का उदाहरण हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था से देता है और अमेजन नदी से जोड़ता है उसको। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे जलीय चक्र को दिखाया गया है।
ये महासागर से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के बाद संघनन, बादल का निर्माण, वर्षण, और ये फिर पहाड़ों और ज़मीन पर गिरता है, फिर इसके माध्यम से बाहित जल पुनः महासागरों में आ जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जलीय चक्र कंप्लीट होता है। थलशाला का एक डेमो दिखाया गया है कांच के शीशी में, कांच के जार में, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टियों के द्वारा वाष्पित जल संघनित हो करके जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से उसमें भी थलशाला के माध्यम से जलीय चक्र को समझाया गया है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर है अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल या तालाब, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो इसमें बताता है कि कौन सा जल अलवणीय है और कौन सा जल लवणीय है, अर्थात कौन सा जल खारा है और कौन सा जल मीठा है। इसमें मीठे जल और खारे जल में अंतर भी आगे देखने को मिलेगा। इसमें उपयोग, मानव के उपयोग वाला जल जो है वो अलवणीय जल है, जिसमें लवण नहीं है। मीठा जल जिसको हम मृदु जल बोलते हैं, और जो महासागरों में है वो लवणीय जल है, जिसका उपयोग मानव पीने के लिए नहीं कर सकता है। हाँ, उससे हमें सोडियम क्लोराइड नमक प्राप्त होता है। इसमें स्रोतों के नाम आप याद रखेंगे कि जो अलवण को वो मृदु जल भी लिख सकता है। तो उसके स्रोत हैं नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद। झील, झरने, ये सभी मीठे जल के स्रोत हैं। कुछ झीलें खारी भी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसमें झील का जिक्र नहीं है। लेकिन हिमनद, जितना भी हिम है, हिम टोपियों के रूप में जितना भी बर्फ जमा हुआ है वो मीठे जल का स्रोत है, और सर्वाधिक मीठे जल का स्रोत हिम टोपी के रूप में ही वर्तमान में मौजूद है। तो आप इनको याद रखेंगे। वहीं लवणीय जल की बात करें तो महासागरों का पूरा जल लवणीय जल है, जो पीने योग्य नहीं है, अर्थात खारा जल है। और सोडियम क्लोराइड नमक को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होंगे आपके। एक थलशाला, जल चक्र, और ये लवण और अलवण युक्त जल, अर्थात मृदु और खारा जल। मृदु जल यानी मीठा जल, खारा यानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, अर्थात न पीने योग्य जल। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये वर्ल्ड मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है कुछ सागरों के भी नाम दिए गए हैं, महासागरों के भी नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर एक झील है जो सबसे बड़ी झील है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा, ये भारत का है, मैप इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम बहुत सागरों को इसमें देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जल का वितरण। तो अभी हमने जलीय चक्र देखा और मृदु जल और खारे जल के उदाहरण देखे कि महासागर एक खारे जल का स्रोत है, अर्थात उसमें पीने योग्य पानी नहीं है, और नदी, तालाब, सोखते और हिमनद या हिमटोपी वो मीठे जल के स्रोत हैं या मृदु जल के स्रोत हैं या अलवण युक्त जल के स्रोत हैं, वो हमारे उपयोग में आते हैं। फिर है लवणता मापक। तो लवणता को 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 है। तो लवणता को 100 में नहीं मापा जाता है प्रतिशत के आधार पर, इसको 1000 में, क्योंकि 1000 मिलीग्राम 1 लीटर में होता है। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें, याद रखें। इसमें से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो लवणता 1000 ग्राम जल में मापी जाती है। औसत लवणता महासागरों की इसमें बताई गई है 35 ग्राम प्रति 1000। तो इसको भी आप याद रखेंगे। वहीं हम जल के वितरण की बात करें
तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेकों देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल के वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इतना जल मौजूद होने के बावजूद भी पीने योग्य जल या मानव के उपयोग योग्य जल बहुत कम मात्रा में है। तो उसको प्रतिशत के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। तो इस सारणी को आप ज़रूर याद रखेंगे। यहाँ महासागर दिया गया है 97.3% कहाँ मौजूद है? महासागर में, अर्थात यह पीने योग्य जल नहीं है, खारा जल है। फिर बर्फ़ के छत्रक या हिमटोपी के रूप में 0.2% यानी 2%। 97.3% जल हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसको हम उपयोग में नहीं ला सकते। यह महासागरों में खारे जल के रूप में उपलब्ध है। अब जो शेष जल है उसमें भी बर्फ़ के रूप में लगभग 2% बर्फ़ के रूप में मीठा जल उपलब्ध है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर है भूमिगत जल। भूमिगत जल कितना है? तो 0.68%, यह भूमिगत जल है। फिर है झीलों का अलवण जल 0.009%, ये झीलों का अलवण, बहुत सी झीलें खारी झीलें भी हैं, इसलिए अलवण युक्त जो झीलें हैं उनका प्रतिशत इसमें बताया गया है। उसके बाद स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, तो सेम दोनों है, जितना अलवण वाली झीलें हैं उतने ही प्रतिशत नमकीन झीलें भी हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो 0.0019% ये दिया गया है। नदियों में 0.0001%। तो आप नदियों को याद रखेंगे। सोचिए, सबसे कम मात्रा में नदियों में मौजूद है, इसके बावजूद भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीने योग्य जल कितनी कम मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि हम जो ये छत्रक है बर्फ़ का, हिमटोपी के रूप में इसका उपयोग तो हम कर नहीं पाते हैं। 2% हम नदी के जल का उपयोग कर लेते हैं और कुछ झील का और भूमिगत जल का ये 0.68%। तो जो मृदु जल उपलब्ध है मानव के उपयोग वाला, वो बहुत कम मात्रा में, नाम मात्र का उपलब्ध है। इसीलिए बहुत से क्षेत्र इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जहां मीठा जल उपलब्ध ही नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज जल भी एक व्यापार बन गया है और बोतलों में भरकर बेचा जाने लगा है, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है पीने योग्य जल की। तो इस सारणी को आप महासागर का प्रतिशत याद रखेंगे, शेष बचा हुआ मृदु जल कहलाएगा। तो महासागर का आप 97.3% जरूर याद रखें। उसके बाद जो भी बचे तो वो मृदु जल है। फिर एक कोट दिया गया है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, अर्थात प्रति 1000% में दर्शाएगा इसको। तैराक इसमें प्लवन कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। यदि आप इसमें तैरना भी नहीं जानते हैं फिर भी आप जाएंगे तो तैरते रहेंगे, क्योंकि इतना गाढ़ापन है उसमें, लवणता की मात्रा इतनी अधिक है कि वह आपको डुबो नहीं सकता है, वही दर्शाया गया है। तो आप ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मृत सागर की लवणता कितनी है, तो 340 ग्राम प्रति 1000 लीटर, प्रति लीटर। लीटर को यहाँ 1000% में मापा जाता है, तो वो लिख भी सकता है 340 प्रति 1000%। तो आप समझ जाना, इसको 1000% में मापा जाता है, न कि 100% में। तो इस कोड को आप याद रखेंगे मृत सागर की लवणता को कि 340 है। फिर है साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इस बॉक्स को।
2 लीटर जल लें, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच नमक माप करके दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल नमक युक्त होता है, जैसा कि इसके पहले चर्चा की गई है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण युक्त जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रयोग के माध्यम से बताया गया है। 2 लीटर जल में वो मात्र 12 चम्मच जल अलग कर लेता है मृदु जल, और शेष में नमक मिला देता है। अर्थात 2 लीटर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 चम्मच ही अलग किया गया है, अर्थात 97.3% खारा जल जिसमें नमक मिला दिया गया। 12 चम्मच को शेष 2.7% में आप देख सकते हैं कि मीठा जल है। उसमें भी 2% हिम टोपी के रूप में या हिम के रूप में जमा हुआ है। तो बहुत कम मात्रा मौजूद है पीने योग्य जल की। अब हम बढ़ते हैं आगे। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल सही है। जल का हम सावधानीपूर्वक उचित ढंग से प्रयोग करें, वेस्ट ना बहाएं उसको। इसमें एक न्यूज़ दिखाई गई है, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाइए अपने घर में, स्कूल में। उसके बाद अभी हमने देखा जलीय चक्र और जल का वितरण। कितने प्रतिशत किस क्षेत्र में जल उपलब्ध है, कितना खारा जल है, कितना मीठा जल है, मीठा जल है तो किस रूप में कितने प्रतिशत है, इसकी चर्चा हमारे द्वारा की गई। अब हम आते हैं महासागरीय परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है जल का चलायमान, महासागरीय जल का चलना, उसकी गति से यहाँ मतलब है। अब इसके अंतर्गत बहुत सी गतियाँ आएंगी, तो उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे क्लास 7 के छात्रों के स्तर के हिसाब से, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लास 7 या 8th के बच्चों के स्तर के हिसाब से ही बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। इसमें एक कोट दिया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो आप 22 मार्च को याद रखेंगे कि जल संरक्षण या विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन जल संरक्षण के कार्य किए जाते हैं। अब हम देखते हैं महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ मनमोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे और ज्वार भाटा और धाराएं। इन्हीं तीनों का हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार महासागरीय परिसंचरण क्वेश्चन जो बनेंगे वो अब तरंगों से, ज्वार भाटा से और धाराओं से बनेंगे। ये इसका परिचय था कि महासागरीय जल का गतिमान रहना ही परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण का मतलब ही होता है गतिमान रहना, चलते रहना, संचरण करते रहना, स्थिर न रहना। तो अब इसमें उसके प्रकार या उसको किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं तरंगे। इसमें एक कोड दिया गया है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो इसमें से कारण पूछा जाता है कि तरंगे उत्पन्न होने का कारण कौन सा है। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और पवन। तो इसका कारण है पवन। पवन बहती है तभी तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तीव्र गति से
पवन चलेगी उतनी ही बड़ी तरंगें उत्पन्न होंगी। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे यहाँ से। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसे तरंगे। इनकी गहराई तक परिसंचरण एक साथ नहीं होता है, जबकि सुनामी में जल की राशि नीचे से ऊपर तक एक साथ उठती है और आगे बढ़ती है, जबकि तरंग में आप देखेंगे कि सिर्फ ऊपरी भाग जल का संचरण करता है। तो इस प्रकार दोनों में डिफरेंट होता है। इसीलिए वो कहता है कि महासागरीय सतह पर जब जल लगातार उठता और गिरता है, न कि उसके नीचे। ठीक, तो आप इससे अंतर समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। ये डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। फिर है तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। तो सुनामी के उत्पन्न होने के कारण पूछा जाता है, तो आपको इस पैराग्राफ से सिर्फ भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, इनको दोनों को याद रखना है। या जल के नीचे यानी कि समुद्र की तली पर भूस्खलन हो जाए तो क्या होगा, महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है और विस्थापन के कारण ऊंची 15 मीटर से भी ऊंची अधिक ज्वारीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। ज्वारीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। तो ये तली से उत्पन्न होकर ऊपर तक, समुद्र की निचली तली से उत्पन्न होकर समुद्र की सतह तक लगातार ऊंचाई पर बढ़ती हैं और उससे भी ऊपर। यह खुले समुद्र में इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इनकी स्पीड अत्यधिक होती है खुले समुद्रों में। जैसे जैसे ये तटों के नज़दीक आती जाएगी सुनामी, तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, पर इतनी स्पीड रहती है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ करके फेंक दे और कई किलोमीटर तट से अंदर तक प्रवेश कर जाती है। और वापस लौटते वक्त, जाते वक्त बिल्डिंग, पेड़ पौधे, सड़क, ब्रिज आदि को ध्वस्त करती है और वापस आते वक्त सभी को समेट करके समुद्र में ले जा कर के मिला देती है। तो इस प्रकार से बहुत खतरनाक होती है, इसमें दिखाया गया है। बताता भी है कि अब तक की सबसे विशाल सुनामी जो है, तो उसमें 150 मीटर तक की ऊंचाई की तरंगें मापी गई हैं। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 की सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो 2004 की सुनामी आई थी, उसके कारण डूब गया है। तो ये भी पूछा जाता है 2004 की सुनामी भारत में घटित हुई, तो इस घटना को आप याद रखेंगे या नोट कर सकते हैं। फिर एक कोड दिया गया है कि सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब सुनामी के बारे में और नीचे कोड दिया गया है, जो हमारी 2004 की ये घटना है, दुर्घटना बोल सकते हैं इसको, आपदा है एक। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव इसको बोला गया है। तो पृथ्वी का तांडव किसे कहा गया है? सुनामी को। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है सीटेट। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगें अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें भूकंप का परिणाम थी। किसका? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि 2004 की जो सुनामी उत्पन्न हुई थी वो किसके कारण उत्पन्न हुई थी? तो भूकंप के कारण। या तो भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, या ज्वालामुखी, या भूस्खलन। तीनों के जिक्र ऊपर दिए गए हैं, तीनों का जिक्र है किसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है।
और कहाँ, सागर की तली पर जब ये घटनाएं घटित होती हैं, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। अधिकेंद्र कहाँ था? सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर। भूकंप का हमने जिक्र अभी पिछले लेक्चर में किया गया था हमारे द्वारा, उसमें विस्तृत भूकंप के बारे में और ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। जो भारतीय प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 12 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। जब वो झुक गया तो उसकी पूर्ति करने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तट से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जलमग्न हो गया था। तो इस प्रकार 2004 में जो सुनामी आई थी वो हिंद महासागर में उत्पन्न हुई, जिसका अधिकेंद्र क्या था? सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। तो उसका जिक्र है यहाँ। अब हम देखते हैं आगे उसी घटना को। में स्थित पूरी तरह से डूब गया। अंडमान निकोबार में जो हमारा दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वह पूरी तरह से क्या हुआ? डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र में तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश, तटीय प्रदेश आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। चूँकि ये तट पर स्थित हैं इसलिए अधिक प्रभावित ये राज्य हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। चूँकि भूकंप की जो फायर रिंग बेल्ट है वो प्रशांत महासागर के परिप्रशांत मेखला को ही बोलते हैं, इसलिए हिंद महासागर को ज़्यादा उतना क्षतिहीन क्षेत्र नहीं समझा जाता है, इसलिए वहाँ पे उपकरण कम लगाए गए हैं। और प्रशांत महासागर में फायर बेल्ट मौजूद है, इसलिए उसमें अत्यधिक निगरानी रखी जाती है। ये डायग्राम दिखाया गया है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी का तांडव है, विनाश दिखाया गया है कैसे। ये आप देख सकते हैं घर वर किस प्रकार से बह गए हैं, सब नष्ट, गाड़ी वाहन सब बह गए हैं। अब हम दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों में एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो इसमें सिर्फ आप याद रखेंगे कि प्रथम संकेत क्या होता है कि तटीय क्षेत्र का जल पीछे खिसकने लगता है, तेजी से कमी आने लगती है। पीछे मतलब खाली होने जैसा समुद्र महसूस होगा कि समुद्र पीछे हट रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए कि अब सुनामी आने वाली है। तो इस प्रकार से हमने तरंगों को देखा और उससे उत्पन्न होने वाली घटनाओं को, तरंग उत्पन्न होने के कारण हमने देखा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। उसी का एक नज़ारा सुनामी है। सुनामी जैसी आपदा किन किन कारणों से उत्पन्न होती है
उसकी चर्चा की गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरा। तो हम प्रथम तो पढ़ लिए तरंग, जो था महासागरीय संचरण का प्रथम भाग, क्या था? तरंगें। तो तरंगें कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं ज्वार भाटा, उसके बाद हम आएंगे धाराओं पर। तो हम ज्वार भाटाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ज्वार भाटा समुद्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठता और नीचे गिरता है, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो अब देखते हैं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपनी निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ दिन में 2 बार जल का ऊपर गिरना, ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि जल का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है, तो वो ज्वार भाटा कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे, ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा। यहाँ पे बताया भी गया है कि निम्नतम स्तर को या तट के पीछे चले जाने को भाटा कहते हैं, जबकि ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। ऊंचाई पर उठकर जब जल तट को डुबो देता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं इनके उत्पन्न होने के बल या कारण। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। लघु ज्वार भाटा, बृहद या दीर्घ ज्वार भाटा, तो इसमें दिखाया गया है। लघु ज्वार भाटा तब आते हैं जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के पृथ्वी से लंबवत हों तो लघु ज्वार आता है। चूँकि चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है और सूर्य अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, यानी बल लगाता है, तो लघु ज्वार आता है। लेकिन बृहद ज्वार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक ही दिशा में चंद्रमा और सूर्य मौजूद हों पृथ्वी के एक ही दिशा में और दोनों एक ही दिशा में बल लगाएं। तो दोनों का बल साथ मिलकर के अत्यधिक बल लगा देता है, जिससे अत्यधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बृहद ज्वार। और जब दोनों लंबवत होते हैं एक दूसरे को तो न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे के बल को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उस दिन लघु ज्वार आता है। तो इस पर चर्चा की गई है इस पैराग्राफ में, उसी को हम देखते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ज्वार भाटा आने का कारण क्या है पृथ्वी की सतह पर? तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल इसके कारण है। किसके? पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, अर्थात आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा पर होते हैं। कब? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। तो उस समय क्या होता है? उच्च ज्वार आएगा। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ऊंचे ज्वार किस तिथियों पर उठते हैं? तो पूर्णिमा एवं अमावस्या पर ऊंचे ज्वार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा पर मौजूद होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी सीधी रेखा में मौजूद होते हैं तो ज्वार कैसा आएगा? तो ज्वार उच्च ज्वार आएगा। उच्च ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनते हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चाँद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चाँद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है। ये आप देख सकते हैं, इसको बोलेंगे निम्न ज्वार। जब चंद्रमा एवं सूर्य क्या है? लंबवत है पृथ्वी के, निम्न ज्वार आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। जब चंद्रमा क्या होता है? अंतिम चतुर्थांश में होता है अपने, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, दोनों का, सूर्य और चंद्रमा का, जिसके कारण लघु ज्वार आता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है।
अर्थात मछुआरों को मछली पकड़ने में सहायता देता है उच्च ज्वार। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। जल का स्तर बढ़ा देते हैं, जिससे थोड़ा पुश कर देते हैं, बल लगा देते हैं जहाज़ों पर, जिससे जहाज़ आसानी से बंदरगाह पर आ जाते हैं। और जब भाटा आता है, निम्न होता है जल का स्तर, तो आसानी से जहाज़ वापस समुद्र में आ जाते हैं बिना किसी बल के प्रयोग के। जल के प्रयोग से ही वो ये क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, जैसे कि मैं बताया कि मछुआरों के लिए यहाँ मदद मिलती है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जैसे आप टरबाइन लगा देंगे, जैसे उच्च ज्वार आएंगे टरबाइन पर पानी जाएगा, टरबाइन घूमेगी, फिर वापस जब भाटा वापस निम्नतम स्तर पर आएगा जल, तो फिर टरबाइन घूमेगी। इस प्रकार से हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अभी हो भी रही है वर्तमान में। अब हम बढ़ेंगे महासागरीय धाराओं की ओर। तो 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, एक महासागरीय तरंग और ज्वार और भाटा। तो सप्तमी और अष्टमी को निम्न ज्वार, इसमें नहीं दिया गया है, सप्तमी और अष्टमी को निम्न ज्वार, अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आते हैं। तो दीर्घ ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में मौजूद होते हैं। वहीं हम यदि लघु ज्वार की बात करें तो लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य एवं चंद्रमा एक दूसरे के लंबवत, पृथ्वी के लंबवत मौजूद होते हैं, न कि एक सीधी रेखा में। तो निम्न ज्वार आता है या लघु ज्वार उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार आप उसको याद रखेंगे। एक कोट दिया गया है, एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें, बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डाल करके पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। यहाँ धारा को समझाने का प्रयास किया गया है। अभी जो हम चर्चा करेंगे धाराओं पर, समुद्री धाराओं पर, गर्म एवं ठंडी धाराएं होती हैं, उसके बारे में वो एक प्रयोग के माध्यम से बताता है। तो चलिए अब धाराओं की चर्चा हो रही है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। तो धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म एवं ठंडी। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट। क्यों? क्योंकि जो पिछला लेक्चर है पर्यावरण से संबंधित है, ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें बताया गया है कि भूमध्य रेखा पर, चूंकि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है, भूमध्य रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे वहाँ का तापमान उच्च रहता है। इसलिए वहाँ पर जो भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होगी वो गर्म महासागरीय धाराएं कहलाएंगी। इसका कारण यह है, तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं महासागरीय गर्म धाराएं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गर्म धाराएं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर, भूमध्य रेखा क्षेत्र पर उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। वहीं ठंडी धाराओं की यदि बात करें तो ठंडी धाराएं ध्रुवों उच्च अक्षांशों में, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पड़ रही थी, अर्थात सूर्य तप की प्राप्ति वहाँ कम हो रही थी, इसलिए वहाँ बर्फ जमा रहती है और वह ठंडे प्रदेश होते हैं। इसलिए वहाँ से जो जलधाराएं प्रवाहित होंगी, तो चूंकि वहाँ का क्षेत्र क्या है? ठंडा है, और सूर्य की किरणें वहाँ बहुत कम मात्रा में पहुँचती हैं, तिरछी पहुँचती हैं, दूरी ज़्यादा गमन करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ जो भी धाराएँ उत्पन्न होगी वो ठंडी धाराएँ कहलाएंगी। तो उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंध दिए निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं जो होती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होती हैं और वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक अपोजिट, यदि आप एक चीज़ याद रख लेते हैं, उसका उल्टा कर दीजिए, दूसरी चीज़ आपको कन्फर्म हो जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए जो ध्रुवीय धाराएं या ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर अर्थात भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होंगी। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। लेब्राडोर की महासागरीय धाराएं हैं जो ठंडी जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम की धारा जो होती है वो गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं होती हैं, किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं
ये जो धाराएं होती हैं किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ठंडी जलधाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान में तीव्र गिरावट लाती हैं और गर्म जलधाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान में बढ़ोतरी कर देती हैं। चूँकि वो गर्म है इसलिए वहाँ के मौसम को क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी, तापमान को बढ़ा देंगी। वहीं ठंडी जलधाराएं जहाँ से गुजरेंगी वहाँ के तापमान को कम कर देंगी, चूँकि वो ठंडी धाराएं हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। स्थलीय सतह का तापमान क्या होगा, गर्म होगा, चूँकि वो गर्म धाराएं इसलिए जहाँ से गुजरेंगी वहाँ के तापमान को बढ़ा देती हैं। इसलिए लिखता है कि स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य के क्षेत्र माने जाते हैं। गर्म एवं शीत धाराएं जहाँ मिल जाती हैं तो वो सर्वोत्तम मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र माने जाते हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। तो आप वहाँ एक डागर बैंक है, तो इसमें नाम नहीं दिया गया है, वो कक्षा 11 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इतना ही याद रखें क्योंकि जो इस बुक में दिया गया है वही आपसे पूछा जाएगा। तो आप जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं मिलेंगी वो मत्स्य के उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र माना जाता है। सिर्फ आप इतना याद रखें। ये शब्दावली यदि आप पकड़ देंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आदर्श क्षेत्र वो बताता है कि जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर ही आपको डागर बैंक मिल जाएगा। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, इसमें जलधाराओं के नाम दिए गए हैं, उनका प्रवाह क्षेत्र दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो नीली धाराएं हैं वह शीत धाराएं हैं, जबकि जो रेड कलर से दर्शाई गई हैं लाल कलर की एरो से वो सभी गर्म धाराएं हैं। तो जो आप देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, वहाँ आपको हमेशा गर्म धाराएं या उष्ण धाराएं ही प्राप्त होंगी और उसके ऊपर ठंडी धाराएं प्राप्त होंगी। तो आप देख सकते हैं। और धाराओं का एक चक्र होता है, अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक चक्र आपको मिलेगा। वहीं आप प्रशांत महासागर में जाएंगे तो एक चक्र आपको मिलेगा, हिंद महासागर का चक्र आपको एक मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उत्तर विश्वती धारा गर्म धारा और फिर यहाँ से गल्फ स्ट्रीम, ये लेब्राडोर की ठंडी धारा ऊपर से आ रही है। और यहाँ पे डागर बैंक आपको जब ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धाराएं मिलती हैं गर्म एवं ठंडी, तो यहाँ डागर बैंक जो बताता है कि कहाँ, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर, तो उसी का जिक्र है। फिर ये वापस आएंगी तो कनाडा की ये ठंडी धाराएं ये आपको मिल जाएंगी। इसी प्रकार जब आप दक्षिणी ध्रुव पर आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध पर आएंगे तो प्रतिविश्वती धारा ये ब्राज़ीलियन की गर्म धारा, फिर फॉकलैंड की ठंडी धारा ये बह रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें धाराएं दर्शाई गई हैं। लेकिन आपसे धाराएं इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा, ये यूपीएससी में पूछा जाता है। आपसे सिर्फ ऊपर की कहानी पूछी जाएगी, तो आप उतना याद रखें। धाराओं के नाम ये उच्च एग्जामों में आते हैं, सीटेट में सिर्फ आपसे ऊपर का ही पूछा जाएगा। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलते हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ मत्स्य उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं हैं, परंतु वहाँ कोहरे का भी निर्माण होता है जो नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात दृश्यता कम कर देता है। इसलिए नौ संचालन, नौका के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने कई चीज़ें देखी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं, और इन ऑब्जेक्टिवों को आप अपनी नोट्स बुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है प्रक्रम, जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, इसको हम जलीय चक्र कहेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में पाठ की शुरुआत में ही दिया गया है। दूसरा है सामान्यतः गर्म जलधाराएं, गर्म महासागरीय जो जलधाराएं हैं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो ध्रुवों के निकट हमने देखा कि ठंडी धाराएं उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा के निकट ये गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। वहीं ठंडी धाराएं ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती हैं और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं।
तो इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। फिर तीसरा है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि ये ज्वार भाटा कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हमने देखा जलीय चक्र को। उसके बाद जलीय चक्र के बाद हमने जल का वितरण देखा, फिर महासागरीय जल का संचरण देखा। संचरण में उसके 3 रूपों को देखा, तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और महासागरीय धाराओं के रूप में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण हमने देखे, किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल जो कार्य करता है, आकर्षण बल, उससे जब वो सीधी रेखा में होते हैं तीनों, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, तो उच्च ज्वार आते हैं, और जब सूर्य चंद्रमा लंबवत होते हैं पृथ्वी के तो लघु ज्वार आते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप सतत प्रयास करते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।